बीबी की स्थिति के बारे में वीडियो पोस्ट करने के बाद आप में से कई लोगों ने हमसे बैंकों के काम करने के तरीके पर एक फॉलोअप बनाने के लिए कहा। तो लीजिए यह रहा। अब वीडियो शुरू करने से पहले एजुकेशनल अनुराग में आपका स्वागत। हाँ, ये सुरक्षित और स्वस्थ है, यानी हमने इसे बिना किसी निवेशक के पैसे के अपने संसाधनों के अलावा शुरू से ही शुरू किया था। हम सालों से मुनाफे में हैं। वेबसाइट बहुत अच्छी चल रही है, जिसे आप servicemoney.in वेबसाइट पर देख सकते हैं। हमारे पास किसी भी तरह के संकट से निपटने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह है और एसवीबी की स्थिति वास्तव में सामान्य थी। और से काम करते हैं। servicemoney.in में आपका स्वागत है। तो चलिए बैंकिंग के संक्षिप्त इतिहास और समय सारिणी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के यह एक संपूर्ण वीडियो नहीं होगा, है ना? यह समझना जरूरी है कि सब कुछ कहां से शुरू हुआ। तो यहाँ समय सारिणी है। प्राचीन बैंकिंग 2000 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच। तो बैंकिंग का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं मानवता। बैंकिंग गतिविधि का पहला दर्ज प्रमाण प्राचीन मेसोपोटामिया में मिलता है, जहाँ व्यापारी किसानों और व्यापारियों को अनाज उधार देते थे। बेबीलोन, मिस्र और ग्रीस के मंदिर और महल कीमती सामानों के भंडार के रूप में काम करते थे और नागरिकों को ऋण देते थे। प्राचीन मेसोपोटामिया की सबसे प्रसिद्ध कानूनी संहिताओं में से एक हम्मुराबी की संहिता में वित्तीय लेन देन, संपत्ति के अधिकार और वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित कई कानून शामिल हैं। ये कानून परिष्कृत वित्तीय प्रणालियों, रोम में बैंकिंग 100 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक रोमन बैंक, जिन्हें मेंसे के नाम से जाना जाता था, मुद्रा विनिमय, जमा स्वीकार करने और उधार देने में शामिल थे। अर्जेंटारी बैंकर या मनी चेंजर और फॉरेन एडिटोरेस, साहूकार के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसने मुद्रा परिवर्तन, उधार देने और जमा स्वीकार करने जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान की। ये लोग अक्सर फोरम में अपना व्यवसाय स्थापित करते थे, जो प्राचीन रोमन शहरों में वाणिज्यिक और राजनीतिक जीवन का केंद्र था। मध्यकालीन बैंकिंग 500 ई से 1400 ई। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी यूरोप में बैंकिंग गतिविधि कम हो गई, लेकिन बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी दुनिया में जारी रही। नाइट्स टेम्पलर, एक ईसाई सैन्य आदेश, ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग का एक प्रारंभिक रूप स्थापित किया, जिससे तीर्थयात्रियों को उनके कमांडरीज के नेटवर्क में धन जमा। उदय 1400 ई से 1700 ई। मेडिसी परिवार पुनर्जागरण, इटली में एक प्रभावशाली बैंकिंग राजवंश ने दोहरी प्रविष्टि बही खाता प्रणाली विकसित की। इस अवधि में केंद्रीय बैंकों की स्थापना हुई, जैसे 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, 1668 में स्वीडिश रिक्सबैंक और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिन्होंने बैंकिंग प्रणालियों को स्थिरता और विनियमन प्रदान किया। बैंक ऑफ एम्स्टर्डम कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला बैंक था और यह 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिक क्रांति 1700 ई से 1900 ई। औद्योगिक क्रांति ने तीव्र आर्थिक विकास और बैंकिंग सेवाओं की मांग में वृद्धि की। संयुक्त स्टॉक बैंकों का उदय हुआ, जिससे लोगों को संसाधनों को एकत्र करने और नए उपक्रमों में निवेश करने का अवसर मिला। केंद्रीय बैंकों ने बैंक नोट जारी करना और मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन करना शुरू किया। 20वीं सदी, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वर्ण मानक प्रमुख वैश्विक मौद्रिक प्रणाली बन गया। इसमें भाग लेने वाले देशों ने अपनी मुद्राओं को सोने से जोड़ा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में सुविधा हुई। स्वर्ण मानक ने स्थिरता प्रदान की, लेकिन देशों की आर्थिक उतार चढ़ाव को प्रबंधित करने की क्षमता को सीमित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप महामंदी के दौरान इसका अंततः पतन हो गया। और इसके परिणामस्वरूप जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए नियामक निकायों और बीमा योजनाओं का निर्माण हुआ। ये उत्तरार्ध में बहुराष्ट्रीय बैंकों का उदय हुआ। 21वीं सदी इंटरनेट के आगमन ने ऑनलाइन बैंकिंग और बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं का प्रसार किया। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने नए नियामक प्रयासों को प्रेरित किया, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 2010 का डोड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट सुधार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम।
जिसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना था। लेकिन 2008 का वित्तीय संकट कभी हल नहीं हुआ, केवल इसमें देरी हुई और अब हम यहाँ हैं, अभी भी उस विचार को टाल रहे हैं। अब जब आपको यह संदर्भ मिल गया है तो आइए चर्चा करते हैं अतीत में और स्वर्ण मानक के युग में बैंक कैसे काम करते थे। स्वर्ण मानक एक मौद्रिक प्रणाली थी जिसमें किसी देश की मुद्रा का मूल्य सीधे सोने की एक निश्चित मात्रा से जुड़ा होता है। इसलिए इस प्रणाली के तहत केंद्रीय बैंक मांग पर अपनी मुद्राओं का एक निश्चित मात्रा में सोने से आदान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध थे, जिससे मुद्रा की स्थिरता सुनिश्चित होती थी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगम होता था। स्वर्ण मानक की उत्पत्ति का पता विनिमय के माध्यम के रूप में सोने के सिक्कों के उपयोग से लगाया जा सकता है। धीरे धीरे देशों ने स्वर्ण भंडार द्वारा समर्थित कागजी मुद्रा जारी करने की प्रथा को अपनाया, जिससे अतिरिक्त सोने की आवश्यकता के बिना मुद्रा आपूर्ति का विस्तार संभव हो सका। 19वीं सदी के अंत तक स्वर्ण मानक को व्यापक स्वीकृति मिल गई थी और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन सहित कई देशों ने अपनाया। हालांकि स्वर्ण मानक में अंतर्निहित खामियां थीं। इसका एक प्रमुख कारण आर्थिक संकट के संदर्भ में इसकी लचीलापन न होना था। चूंकि मुद्रा आपूर्ति स्वर्ण भंडार से जुड़ी थी, इसलिए सरकारों के लिए मंदियां, अवसाद के दौरान तरलता बढ़ाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना मुश्किल था और इसी लचीलापन ने अंततः 1930 के दशक में महामंदी की गंभीरता में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त स्वर्ण मानक के तहत देशों को अपनी मुद्रा के समर्थन के लिए बड़े भंडार बनाए रखने की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण एक बहुमूल्य धातु की जमाखोरी हुई और इसके परिणामस्वरूप स्वर्ण आपूर्ति सीमित हो गई और वैश्विक आर्थिक विकास धीमा हो गया। व्यापार घाटे वाले देशों को अक्सर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने स्वर्ण भंडार को समाप्त करना पड़ता था। 6:51, जिससे आर्थिक अस्थिरता और बढ़ जाती थी। स्वर्ण मानक के कारण मुद्राओं पर सट्टा हमले भी हुए। जब निवेशकों को लगता था कि किसी देश का स्वर्ण भंडार उसकी मुद्रा के मूल्य को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है, तो वे सट्टा हमले करते थे, उस देश की मुद्रा को उसके अवमूल्यन की आशंका में बेच देते थे। लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में प्रतिक्रिया स्वरूप देशों ने स्वर्ण मानक को त्यागना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने पर कई देशों ने स्वर्ण मानक को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, क्योंकि युद्ध प्रयासों के वित्त पोषण की आवश्यकता मुद्रा स्थिरता की चिंताओं से अधिक थी। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों ने महामंदी से निपटने के प्रयास में स्वर्ण मानक को पूरी तरह से त्यागना शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स समझौते ने अमेरिकी डॉलर पर आधारित एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की, जो स्वयं सोने से जुड़ी थी। हालांकि यह व्यवस्था टिकाऊ नहीं साबित हुई, क्योंकि बढ़ते व्यापार घाटे और मुद्रास्फीति के दबावों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 1971 में डॉलर की स्वर्ण परिवर्तनीयता को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसने स्वर्ण मानक युग के अंत और आधुनिक प्रणाली की शुरुआत को चिह्नित किया, जो आंशिक रिजर्व बैंकिंग। तो आंशिक रिजर्व बैंकिंग एक वित्तीय प्रणाली है जिसमें बैंकों को अपने ग्राहकों की जमा राशि का केवल एक अंश आरक्षित रखना आवश्यक होता है, जबकि शेष को ऋण दिया जा सकता है या निवेश किया जा सकता है। कुछ मायनों में यह स्वर्ण मानक के विपरीत है। यह प्रथा आधुनिक बैंकिंग का आधार बनती है, जिससे बैंक ऋण सृजन कर सकते हैं और ऋण एवं निवेश को सुगम। सिलिकॉन वैली बैंक पतन पर अपने वीडियो में इस प्रणाली के बारे में अधिक विस्तार से बताया है। इसे अवश्य देखें, क्योंकि बड़े पैमाने पर ज्ञान बम गिराए गए थे। तो कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आंशिक आरक्षित बैंकिंग के कुछ फायदे और नुकसान दिए गए हैं। आइए पहले इसके फायदों पर चर्चा करें। तो सबसे पहले आर्थिक विकास। अपने ग्राहकों की जमा राशि का एक हिस्सा उधार देकर बैंक धन की आपूर्ति बढ़ाने में मदद करते हैं, निवेश और खपत को बढ़ावा देते हैं और यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, नई नौकरियों और उद्योगों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। दूसरा,
लाभप्रदता आंशिक रिजर्व बैंकिंग बैंकों को ग्राहक जमा के साथ दिए गए ऋण और निवेश पर ब्याज और शुल्क से आय उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। यह आय बैंकों को लाभप्रदता बनाए रखने में मदद करती है, जिससे शेयरधारक मूल्य में वृद्धि हो सकती है और वित्तीय क्षेत्र में और अधिक निवेश हो सकता है। तीसरा, वित्तीय मध्यस्थता। बैंक वित्तीय मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थव्यवस्था में उधारकर्ताओं और बचतकर्ताओं को जोड़ते हैं। आंशिक रिजर्व बैंकिंग बैंकों को उधारकर्ताओं को ऋण देने की अनुमति देती है। व्यवसायों और व्यक्तियों को वह पूंजी प्रदान करती है जिसकी उन्हें विकास और नवाचार के लिए आवश्यकता होती है। अब आइए इसके नुकसानों का पता लगाते हैं। पहला, बैंक रन। आंशिक रिजर्व बैंकिंग बैंकों को बैंक रन के प्रति संवेदनशील बना सकती है। एक ऐसी स्थिति जिसमें बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक की सॉल्वेंसी के बारे में चिंताओं के कारण एक साथ अपनी जमा राशि निकालना चुनते हैं, और चूंकि बैंक अपनी जमा राशि का केवल एक अंश ही आरक्षित रखते हैं, उनके पास निकासी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं हो सकती है, जिससे विश्वास का संकट और संभावित वित्तीय अस्थिरता पैदा हो सकती है। आप जानते हैं आजकल हम किस तरह की बातें सुन रहे हैं। दूसरा, मुद्रास्फीति। आंशिक आरक्षित बैंकिंग प्रणाली में नए ऋण बनाने की प्रक्रिया मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का कारण बन सकती है। यदि मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि आर्थिक उत्पादन की वृद्धि से ज्यादा हो जाती है तो इससे मुद्रास्फीति हो सकती है। मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो सकती है और संभावित रूप से आर्थिक असंतुलन पैदा हो सकता है। तीसरा, अत्यधिक जोखिम उठाना। आंशिक रिजर्व बैंकिंग बैंकों को अत्यधिक जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। वे उधार और निवेश के माध्यम से अधिकतम लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। इससे संसाधनों का गलत आवंटन हो सकता है और परिसंपत्ति बुलबुले के निर्माण में योगदान हो सकता है। वित्तीय संकट की स्थिति में उच्च स्तर के जोखिम भरे ऋण और निवेश वाले बैंक दिवालियापन का सामना कर सकते हैं, जिसके लिए सरकारी हस्तक्षेप। पास रिटेल बैंक हैं, जिन्हें उपभोक्ता बैंक भी कहा जाता है। रिटेल बैंक मुख्य रूप से व्यक्तिगत ग्राहकों और छोटे व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करते हैं। ये बैंक चेकिंग और बचत खातों जैसी कई तरह की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। रिटेल बैंक ग्राहकों को जमा खाते प्रदान करते हैं, जिनसे वे अपने पैसे को सुरक्षित रूप से जमा कर सकते हैं और साथ ही अलग अलग ब्याज दर और पहुंच भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बैंक ग्राहकों को उनकी जरूरतों और लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत ऋण, ऑटो ऋण और बंधक सहित विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। ग्राहक द्वारा जमा की गई नकदी अन्य ग्राहकों को जमाकर्ता को दी जाने वाली ब्याज दर से अधिक ब्याज दर पर उधार दी जाती है। उच्चतम स्तर पर यही वह प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था को गतिमान रखती है। लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं। इसके बाद बैंक का ऋण, क्रेडिट कार्ड, बंधक और व्यावसायिक ऋण के लिए धन उधार देता है। ऋण प्राप्तकर्ता उधार ली गई धनराशि खर्च करते हैं। बैंक ऋण पर ब्याज कमाता है और यह प्रक्रिया प्रणाली में धन का प्रवाह बनाए रखती है। याद रखें, किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह बैंक का लक्ष्य अपने मालिकों के लिए लाभ कमाना होता है। अधिकांश बैंकों के लिए मालिक उनके शेयरधारक होते हैं। बैंक ऐसा उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों और अन्य ऋणों पर अधिक ब्याज वसूल करते हैं, जिससे उसके शेयरधारकों को 5% का सकल लाभ होता है। ये बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, जिससे ग्राहक क्रेडिट पर खरीदारी कर सकते हैं और बाद में शेष राशि का भुगतान कर सकते हैं। आमतौर पर ब्याज के साथ उपभोक्ता बैंक विभिन्न प्रकार के भुगतान प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे चेक क्लियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और बिल भुगतान। ये बैंक मुद्रा विनिमय सेवाएं भी प्रदान करते हैं। यात्रा या अन्य उद्देश्यों के लिए ग्राहकों को एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने में सहायता करते हैं। दूसरे स्थान पर वाणिज्यिक बैंक हैं। 14:15। इसलिए ये बैंक मुख्य रूप से छोटे और बड़े दोनों प्रकार के व्यवसायों की सेवा करते हैं। उनके संचालन और विकास का समर्थन करने के लिए वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। यहाँ आप पाएंगे वाणिज्यिक बैंक व्यवसायों को विस्तार, कार्यशील पूंजी, उपकरण खरीद और अन्य जरूरतों के वित्त पोषण के लिए ऋण और ऋण की लाइनें प्रदान करते हैं। व्यापार वित्त, वे व्यापार वित्त सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
जैसे कि ऋण पत्र और गारंटी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और सीमा पार लेन देन से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए ट्रेजरी प्रबंधन वाणिज्यिक बैंक नकदी प्रबंधन सेवाएं प्रदान करते हैं। व्यवसायों को उनके नकदी प्रवाह को अनुकूलित करने, तरलता का प्रबंधन करने और भुगतान प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक करने में मदद करते हैं। साथ ही विदेशी मुद्रा और हेजिंग वे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में शामिल व्यवसायों के लिए विदेशी मुद्रा सेवाएं प्रदान करते हैं। साथ ही मुद्रा, ब्याज दर और कमोडिटी मूल्य जोखिमों को कम करने के लिए हेजिंग उपकरण भी प्रदान करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास निवेश बैंक हैं, इसलिए ये पूंजी बाजार गतिविधियों और सलाहकार सेवाओं में विशेषज्ञता रखते हैं और सरकारों की सेवा करते हैं। वे निवेश बैंक ग्राहकों को कॉरपोरेट लेन देन जैसे विलय अधिग्रहण और विनिवेश पर सलाह देते हैं, रणनीतिक मार्गदर्शन और मूल्यांकन विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। अंडरराइटिंग निवेश बैंक ग्राहकों को ऋण और इक्विटी पेशकशों के माध्यम से पूंजी जुटाने में सहायता करते हैं, जारीकर्ताओं और निवेशकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं और प्रतिभूतियों की पेशकशों का अंडरराइटिंग करते हैं। परिसंपत्ति प्रबंधन ये बैंक पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों जैसे संस्थागत ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो का प्रबंधन भी करते हैं। ट्रेडिंग और मार्केट मेकिंग ये बैंक प्रतिभूतियों के व्यापार में संलग्न हैं और वित्तीय बाजारों में तरलता बनाए रखने और कुशल मूल्य निर्धारण को सुगम बनाने के लिए प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करके चौथे स्थान पर केंद्रीय बैंक हैं। उपरोक्त बैंकों के विपरीत केंद्रीय बैंक सीधे जनता के साथ लेन देन नहीं करते हैं। केंद्रीय बैंक एक स्वतंत्र संस्था है जिसे सरकार द्वारा देश की मुद्रा आपूर्ति और उसकी मौद्रिक नीति की देखरेख के लिए अधिकृत किया जाता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक मुद्रा और समग्र रूप से आर्थिक प्रणाली की स्थिरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। देश के बैंकों की पूंजी और आरक्षित निधि आवश्यकताओं को विनियमित करने में भी उनकी भूमिका होती है। केंद्रीय बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित हैं। मौद्रिक नीति, केंद्रीय बैंक स्थिर मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और कम बेरोजगारी जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करते हैं। अंतिम ऋणदाता वे बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करते हैं। वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए आपातकालीन तरलता प्रदान करते हैं। अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, पर्यवेक्षण और विनियमन 17:32 वे बैंकिंग क्षेत्र की देखरेख करते हैं, विवेकपूर्ण नियम स्थापित करते हैं और बैंकों की सुदृढ़ता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उनकी शोधन क्षमता और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की निगरानी करते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, स्विस नेशनल बैंक और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना अन्य देशों में इसके समकक्ष हैं। कुछ लोग बैंकों से प्यार करते हैं जबकि अन्य उनसे घृणा करते हैं, खासकर जब वे केंद्रीय बैंकों के बारे में बात कर रहे हों। लेकिन आपका रुख चाहे जो भी हो, बैंकिंग, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया गया है, उतनी ही पुरानी है जितनी की मानवता, इसलिए व्यवस्था टिकी है। इसलिए हम आपको इस वीडियो को जितनी बार जरूरत हो उतनी बार देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि आप पहेली के हर टुकड़े को एक साथ जोड़ सकें। और इतना कहने के बाद अब इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे निम्नलिखित प्रश्न पूछें, आपको क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में बैंकिंग का भविष्य कैसा होगा? शून्य नीचे दिए गए कमेंट्स में अपने जवाब दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा आपका दृष्टिकोण जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमेशा की तरह एजुकेशनल अनुराग चैनल के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर आपसे यहाँ फिर मिलेंगे।